Hello everyone and welcome back. Before I begin the class, I want all of you to subscribe to the channel and press the beautiful bell icon there and you will get notified about all the upcoming lessons. My dear friends, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6th Jan 2023 के एडिटोरियल पे। द हिंदू का एडिटोरियल है ये, एक बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है आपके जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। आप देख सकते हैं अ ग्रीन प्रॉमिस ऑन द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ये है क्या। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, एक ओवरव्यू दे दूं फिर मैं आर्टिकल पे आता हूं। ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2021 में इसका जिक्र किया गया था। आखिर ऐसा किया क्यों गया? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अब सरकार ये चाहती है, देश ये चाहता है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट इसमें करे ताकि इस पे डिपेंडेंसी बढ़ाए। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि एनर्जी का ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हाइड्रोजन की अगर आप बात करें तो हाइड्रोजन किसी न किसी फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। मतलब इसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये अकेले नहीं अवेलेबल है, ये किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ है। जैसे जल की हम बात करें तो H2O, इसमें आपका हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में है। तो अगर इस हाइड्रोजन को हमें यूज़ करना है एज एन एनर्जी के फॉर्म में, अच्छा एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हम ट्रेन्स की बात करते हैं, एरोप्लेन्स की बात करते हैं, शिप्स की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की बात करते हैं। हर एक जगह चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, उसके लिए हमें एनर्जी कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो वो जो एनर्जी का सोर्स अब तक रहा वो हमारी डिपेंडेंसी रही है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या होगा? जैसे आप लोग जीवाश्म कहते हैं, आगे ये सारी चीज़ें मिलेंगी अभी। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब एक ऐसा ईंधन जो जीवाश्म पे आधारित हो, जैसे कोयला हो गया, कोल। आप बात कर सकते हैं पेट्रोलियम वगैरह की, जिसका निर्यात हम लोग बाहर से करते हैं, निर्यात बोल रहे हैं, आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इन पे जो हमारी डिपेंडेंसी है, हमारा देश अपने इस डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो उसे इंपोर्ट करने के लिए देश को, किसी भी कंट्री को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जो कि देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है। भाई आप अगर किसी चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब निर्यात कर रहे हैं, अपने देश से दूसरे देश में बेच रहे हैं, तो आपको उससे पैसा मिलेगा, यानी आपके पास पर्याप्त मात्रा में, तभी आप बेच रहे हैं। आप अगर किसी चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका यह मतलब है कि आपके देश में उसका प्रोडक्शन कम है। आप अपने देश में अपने लोगों की नेसेसिटीज़ को, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, उसे पूरा करने के लिए कॉम्पिटेंट इनफ नहीं है, तो आप दूसरे देश का सपोर्ट लेते हैं, जो कि कभी भी अच्छा नहीं होता। दूसरा रीज़न ये हो सकता है इसमें कि जो कोल है या फिर जो पेट्रोलियम है, इनको जब आप बर्न करते हैं एज अ फ्यूल, जब आप इसे यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस काफ़ी निकलता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारे एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि पॉइजनस होते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से, इनके बर्निंग की वजह से एटमॉस्फेयर काफ़ी गर्म होता है, जिसकी वजह से हमारा जो है अच्छा प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग की भी आ ही रही है। ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रहा है, जिससे कि सन के जो हार्मफुल रेज हैं वो हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं और धरती का टेम्परेचर डे बाय डे गर्म ही होता जा रहा है। तो कोशिश ये की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर के आया जाए। यहाँ पे जो हाइड्रोजन की बात हुई है, ग्रीन हाइड्रोजन है, कई तरह के नाम सुनने को मिल सकते हैं, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन या फिर येलो हाइड्रोजन। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ये ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये निकला आपका कि इससे हम लेकर के आएंगे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से। रिन्यूएबल एनर्जी समझते हैं क्या आप लोग? रिन्यूएबल वर्ड आपने सुना ही होगा ये कहीं ना कहीं। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो अपने आप जो है बढ़ती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है और ये हानिकारक नहीं होती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को लाने के लिए, इसे बनाने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस को जानना पड़ेगा। वो आपके नेचुरल टर्म्स होते हैं, जैसे सूर्य हो गया, सन, जैसे विंड हो गया, है ना, ये सब पर्याप्त मात्रा में ऑलरेडी हैं आपके, वाटर हो गए। तो इनसे जनरली इन्हीं दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, सन और विंड की। इनसे हम लोग एनर्जी जो जनरेट करेंगे तो उसी को कहा गया रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पे इसी को फोकस किया गया। अब इसमें है क्या, जरा देखिएगा कि जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया H2O को। अगर H2O है, अब हमें निकालना चाहते हैं आपका ग्रीन हाइड्रोजन, तो हम करेंगे क्या यहाँ से निकालने के लिए? या हम मान लेते हैं कि हमें जो ग्रीन हाइड्रोजन लेकर के आना है, तो ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है आपका इलेक्ट्रोलाइजर, अपैरेटस होता है, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोलाइजर होता है। इलेक्ट्रोलाइजर एक अपैरेटस है जिससे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करके हाइड्रोजन को अलग किया जाता है, मतलब पानी में डाल करके उसका हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स होते हैं उसे अलग करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से जब हम हाइड्रोजन को बनाते हैं तो उसे कहा, मतलब हाइड्रोजन को अलग करते हैं तो उसे उसका नाम होता है ग्रीन हाइड्रोजन। ऐसे कई तरह के आपके येलो हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, जो नाम है आपके सारे, इनके अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइजर के यूज से, और किससे, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से। अगर ये सारे के सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं तब हम इसका नाम देंगे ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है ये मोटा मोटी तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे बोला गया है इसके पहले अ ग्रीन प्रॉमिस। अब ग्रीन प्रॉमिस को जरा डिटेल में समझ लीजिए। ग्रीन एक वर्ड है, इस ग्रीन को आप एडजेक्टिव की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, और एडजेक्टिव की तरह अगर आप ग्रीन को ट्रीट करते हैं तो इसका मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि ग्रीन को हम एक किसी, मैंने मान किसी पर्सन को मैंने बोला कि ही इज वेरी ग्रीन, ही इज वेरी ग्रीन का मतलब क्या निकला आपका, को बहुत इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है। ग्रीन को अगर आप नाउन की तरह से यूज कर रहे हैं तो नाउन के केस में इसका मतलब होता है अ कलर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कलर। कलर की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। ग्रीन का एक और भी मतलब होता है एडजेक्टिव के ही केस में। एडजेक्टिव के केस में ग्रीन का मतलब रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब जो हमारा वातावरण है इसके प्रोटेक्शन से लेकर के जो टर्म हम यूज करते हैं, अगर उससे संबंधित कोई चीज है तो उसको भी हम ग्रीन कह सकते हैं। तो अ ग्रीन प्रॉमिस का मतलब ही यही रहा कि एक ऐसा वादा, एक ऐसा कमिटमेंट किया जा रहा है। प्रॉमिस को हम कमिटमेंट भी कह सकते हैं। एक ऐसा कमिटमेंट जो वातावरण, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो यानी कि एक प्रॉमिस किया गया, और ये प्रॉमिस क्या है, ऑन द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। हमारा देश अपने डिपेंडेंसी को, इवन इट्स नॉट ओनली अबाउट द कंट्री इंडिया, विश्व के लगभग हर एक देश अब जो है कि इस प्रोसेस में लग रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के आया जाए, और लग भी गए हैं। प्रधानमंत्री साहब ने तो इसका प्रपोजल जब दिया था उसके बाद से ही, मतलब ये पूरी तरह से जब नहीं आया था उसके बाद से कंपनीज जो हैं इस पे अपने प्लान्स बनाने शुरू कर दिए थे, ताकि वो बिजनेस भी कमा सकें और देश के लिए अच्छा भी है, काफ़ी है। क्या इसमें बोला गया, स्मॉल इंटरप्राइजेज कैन बी, स्मॉल इंटरप्राइजेज मतलब जो छोटे छोटे बिजनेस हैं वो हो सकते हैं, कैन बी क्या हो सकते हैं, द मेन स्टे। मेन स्टे का मतलब हो गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, द नेसेसरी पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि मुख्य आधार। यानी कि यहाँ पे जो छोटी कंपनीज हैं उनको जोड़ दिया गया है, उनको सपोर्ट करने पे जोड़ दिया गया है। तो ये बोला गया है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसके मिशन को पूरा करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। ये इसका मुख्य आधार हो सकते हैं ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। हमारे देश का जो ग्रीन इकोनॉमी है, ग्रीन इकोनॉमी की जो बात हो रही है, मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें एनवायरनमेंट को, ग्रीन का मतलब बताया ना, रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश का विकास तो हो, इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी हो, लेकिन वातावरण को सुरक्षित रखते हुए हो। टायर वगैरह आप जलाते हैं, आप ये जो पेट्रोल है, डीजल है, इनको जब बर्न करते हैं, कोयला बर्न करते हैं, तो इससे पॉइजनस गैसेस बाहर आते हैं। लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात चल रही है, ग्रीन हाइड्रोजन के यूज की बात चल रही है, इससे ये सारी कंडीशंस नहीं आएंगे। अब इस आर्टिकल में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो यही करने वाले हैं कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसको कैसे यूज करना है, गवर्नमेंट इसमें क्या क्या करने वाली है। तो गवर्नमेंट जो है कि इसमें एक बहुत बड़ा बजट लेकर के आई है, जिसमें कि वो हेल्प करेगी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को। सब्सिडी देने की बात इसमें चल सकती है कि जो इलेक्ट्रोलाइज़र है, भाई हमारे पास पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रोलाइज़र होगा तब तो हम जा करके ये करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस से काम करेंगे। इसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसको भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि नया काम होने जा रहा है, ये एक नया रिसर्च होने जा रहा है। तो इसी के बारे में सारी की सारी जो बातें हैं हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके लैंग्वेज को समझने के, मतलब इंग्लिश भाषा को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी के जो वीडियोस हैं इसमें तो मैं सिर्फ यही डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या है। आने वाली वीडियोज में जब आपको थोड़ी आदत पड़ जाएगी पढ़ने की, तो मैं इनके क्वेश्चंस भी बना दूंगा कुछ इसमें कि पैसेज से रिलेटेड, ताकि आप उनका भी आंसर करें। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक बात और, आपने जो इसके पहले के वीडियो में कमेंट दिए, जो सजेशन दिए, वो काफ़ी अच्छा लगा। किसी बच्चे ने बोला कि सर थोड़ा क्लॉज और फ्रेज को इसमें और डिटेल में बताया करिए, थोड़ा फोकस करके बताया करिए, जिससे कि समझना थोड़ा आसान हो। तो
आई वेलकम ऑल योर सजेशंस। तो वो सारे काम मैं इसमें करूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपको कैसा लगा, आप और क्या चाहते हैं, जस्ट कन्वे योर मैसेजेस टू मी थ्रू द कमेंट बॉक्स। कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा क्या करना है और आगे वाले वीडियो में उसे इंप्लीमेंट कर दूंगा। आगे ये आर्टिकल है, द यूनियन कैबिनेट। जो यूनियन कैबिनेट है ये कुछ और नहीं है, केंद्र सरकार की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर आपने यूनियन कैबिनेट की बात की, केंद्र सरकार, तो ये देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये वर्ब सिंगुलर है। हैज क्लियर्ड, इसने स्पष्ट कर दिया है। क्या कर दिया? क्या एक मिशन स्पष्ट किया है। कौन सा मिशन स्पष्ट किया है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किया है। कितने का किया है? 17,490 करोड़ का, यानी 17,419 करोड़ का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ये केंद्र सरकार ने क्लियर किया है कितना देंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे कि दैट आया हुआ है, दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो रिलेटिव क्लॉजेज होते हैं। ये आई थिंक यहाँ तक है, पूरा देख लेते हैं। जो रिलेटिव क्लॉजेज होते हैं वो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द यूज ऑफ अ रिलेटिव क्लॉज, इट मीन्स an adjective clause in a sentence, it must qualify a noun or a pronoun. तो जैसा कि मैंने बोला कि this that is a relative pronoun, it must have its antecedent. This is called the antecedent and this is called the noun. Antecedent क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोनाउन में। एंटीसीडेंट जो होता है इसका मतलब होता है दैट कम्स बिफोर, जो इसके पहले आए, हु विच दैट के पहले आए। तो इसी के बारे में जिक्र कर रहा है, तो ये सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब भी यहाँ पे सिंगुलर है। तो एक मिशन दैट एम्स, जिसका उद्देश्य है, क्या है? टू फैसिलिटेट। टू फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग अवेलेबल, टू गिव यू फैसिलिटीज, सुविधाएं देना। तो इस मिशन का उद्देश्य है कि वो सुविधाएं दें। किसकी सुविधाएं दें? द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए जो भी नेसेसिटीज हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करें। कहां से? फ्रॉम रेन्यूएबल एनर्जी। रेन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या निकला? वही विंड हो गया, विंड मिल वगैरह होता है ना, और सन से, सूर्य रेज। आप देखते होंगे कि कई बार अभी तक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सन रेज से प्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स। अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी आए तभी हो, बल्ब वगैरह आप देखते होंगे गांव वगैरह में, शहरों में अब उसका यूज़ होने लगा है सोलर सिस्टम के यूज़ से। तो यहाँ पे यही बात चली है कि हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करे, किस तरह से करे? रेन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से। यानी इस पूरे में वहाँ से यहाँ तक का मतलब ये निकला कि जो केंद्र सरकार है उसने 17,490 करोड़ का एक मिशन ले आया, जिसका नाम रखा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसका उद्देश्य है, जिसका एम है कि वो सुविधा मुहैया कराए हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए। किसके हेल्प से? रिन्यूएबल एनर्जी के हेल्प से। अब बात आगे आती है, हाइड्रोजन सब्जेक्ट है, इज इसका वर्ब है, सिंगुलर सिंगुलर। हाइड्रोजन है, क्या है? एन एसेंशियल इंडस्ट्रियल फ्यूल। एसेंशियल का मतलब क्या हो गया? वेरी बेसिक, मतलब बहुत ही बेसिक है, तो बहुत ही आधार है, मुख्य तो वही हो गया आपका। हाइड्रोजन एक बहुत ही एसेंशियल इंडस्ट्रियल फ्यूल। इंडस्ट्रियल फ्यूल मतलब क्या हो गया? औद्योगिक ईंधन। औद्योगिक ईंधन का मतलब क्या हो गया? कि ऐसा फ्यूल, ऐसा ईंधन जो इंडस्ट्री को चलाने में आए, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गए, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज हो गए, शिप्स से रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड, प्लेन से रिलेटेड जो चीज़ें चलती हैं, समय ईंधन की जरूरत पड़ती है। अब तक हम लोग फॉसिल फ्यूल्स यानी कि कोल, पेट्रोल और डीजल पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब उस डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश की जा रही है कि ये काम हम ग्रीन हाइड्रोजन से करें। तो यही बोला गया कि हाइड्रोजन एक एसेंशियल इंडस्ट्रियल फ्यूल है। फ्यूल है, किस तरह का फ्यूल है? अब फिर से यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट हैज अ रेंज ऑफ यूजेज। दैट हैज अ रेंज ऑफ यूजेज। ये जो अ रेंज ऑफ लिखा है ना, अ रेंज ऑफ फ्रेज का मतलब होता है अ नंबर ऑफ, दैट हैज अ रेंज ऑफ यूजेस। अब यहां पे फिर से ये क्लॉज बन गया जो इस फ्यूल को डिफाइन कर रहा है। चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए हैज भी सिंगुलर है, यानी कि जो ये इंडस्ट्रियल फ्यूल है, जो जिसके अ नंबर ऑफ यूजेस हैं, जिसके बहुत सारे यूज हैं। कहां से लेकर के? देखिए यहां पे फ्रॉम है। देखिए जो फ्रॉम होता है ना, फ्रॉम हो गया, इट इज फॉलोड बाय टू, ये रेंज बताने के लिए होता है, जहां पे कि फ्रॉम सोर्स को बताता है और टू डेस्टिनेशन को बताता है। प्रेपोजिशन के वीडियो में सारी बातें मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग देखते जरूर होंगे वो सारे वीडियोस। तो अगर यहां शुरू हुआ है फ्रॉम, तो अ नंबर ऑफ यूजेस हैं इंडस्ट्रियल फ्यूल के। क्या क्या यूजेस हैं, कहां से कहां तक लेकर के? फ्रॉम चूंकि एक प्रेपोजिशन है, तो इस प्रेपोजिशन की वजह से जब वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म आएगा। तो फ्रॉम प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करने से? अमोनिया। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये, मतलब उसके लिए नाउन है। अब
इसके बाद फिर एक नाउन आया, तो दो नाउन तो साथ आ नहीं सकते, तो ये प्रोड्यूस करना एक वर्ब भी होता है। तो आईएनजी फॉर्म लिखा है यानी वर्ब का ही फॉर्म यूज किया गया है, जो कि जेरंड है। तो फ्रॉम के साथ आने की वजह से ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के आने की वजह से ये वर्ब है। यानी कि जो रेंज ऑफ यूजेस का मतलब हो गया अ नंबर ऑफ यूजेस, बहुत सारे यूजेस हैं, रेंज बता रहा है कहाँ से कहाँ तक। मतलब अमोनिया प्रोडक्शन में भी अब उसी फ्रॉम की वजह से मेकिंग स्टील एंड सीमेंट, मतलब कि सीमेंट और स्टील के प्रोडक्शन में भी अब ये टू है। आप ये सोच रहे होंगे कि इस टू के बाद यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि टू के बाद तो जनरली हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, इन द गिवन सेंटेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ अ preposition from and another preposition to. This to is a preposition. So this to is not an infinitive to. This to is a preposition. The preposition showing the range from this to that. तो वो टू preposition and after any preposition if a verb comes, the verb should be written in its ing form, the gerund form. The two preposition है, that is why ing form. तो ये powering यानी कि अमोनिया के प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, स्टील के बनाने में कर सकते हैं, सीमेंट बनाने में कर सकते हैं, एंड पावरिंग, पावर देने में किसको, फ्यूल सेल्स। ये फ्यूल सेल्स समझते हैं क्या होता है, आपका जो कार वगैरह या बस वगैरह में हम यूज करते हैं, और फ्यूल सेल्स को एक जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोड्यूस करने का काम करते हैं एक पर्टिकुलर डिवाइस से, कि जो केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं बसेस वगैरह, कार्स वगैरह चलाने में। देखिए आगे दिया भी है, तो टू पावरिंग फ्यूल, फ्यूल सेल्स हो गया। अब देखिए सेल्स प्लूरल है आपका, ये जो है सब्जेक्ट है, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन तो रिलेटिव क्लॉज बनाएगा। तो व्हाट काइंड ऑफ सेल्स, दैट कैन रन बसेस एंड कार्स। अब यानी यहां से यहां तक जो है ये एक एडजेक्टिव क्लॉज बन गया, क्या बन गया, एक एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। यानी कि वहां से यहां तक में बात ये हुई है कि कैबिनेट ने यानी कि केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन में 17,490 करोड़ का एक मिशन बनाया है, जिसका उद्देश्य है कि हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को रिन्यूएबल एनर्जी से कैसे प्रोड्यूस किया जाए, इसको फैसिलिटेट किया जाए। हाइड्रोजन एक इंडस्ट्रियल फ्यूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको कई सारी जगहों पे यूज किया जा सकता है, और उसके बारे में यहाँ बताया गया। हाउ एवर एक एडवर्ब है, एडवर्ब हाउ एवर हम जैसे कि हिंदी में हम यूज करते हैं किंतु या परंतु के सेंस में, किंतु या परंतु, इसका हाउ एवर हम तभी यूज करते हैं एज एन एडवर्ब जब किसी कॉन्ट्रास्ट को शो करना हो। यानी पहले अगर मतलब हाउ एवर जब यूज किया तो इसके पहले कुछ ना कुछ तो बोले ही होंगे, सॉरी इसके पहले कुछ ना कुछ तो बोले ही होंगे। अगर इसके पहले पॉजिटिव बात बोले हैं तो हाउ एवर के बाद उससे कुछ नेगेटिव, कुछ डिफरेंट बात होगी। अगर इधर नेगेटिव बोले हैं तो इधर डिफरेंट होगा, डिफरेंट क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, वाइस वर्सा। तो हाउ एवर यानी यहाँ बोला गया है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की बात की गई है, उसके अच्छाई को बताया गया है। तो जाहिर सी बात है हाउ एवर लगाया है तो कुछ तो प्रॉब्लम बताया गया है, तो चेक करते हैं। हाउ एवर द चीपेस्ट वे, चीपेस्ट वे का मतलब क्या है, जो सबसे सस्ता तरीका है, चीपेस्ट वे। अब ये सब्जेक्ट है, टू मैन्युफैक्चर दिस, टू मैन्युफैक्चर दिस का मतलब क्या हो गया, आपका जो हाइड्रोजन की बात हो रही है उसकी बात चल रही है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो हाउ एवर द चीपेस्ट वे टू मैन्युफैक्चर इज टू रिलाई ऑन, रिलाई ऑन का मतलब होता है टू डिपेंड ऑन, निर्भर होना, टू रिलाई ऑन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब वही जीवाश्म, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जानवर हैं, मर गए हैं बहुत पुराने, लाखों साल पुराने, तो उनसे जो बॉडी सड़ वड़ के जो बनते हैं उसको जीवाश्म कहा जाता है, तो फॉसिल फ्यूल है। अब यहाँ बोला गया हाइड्रोजन के इंपॉर्टेंस के बारे में, लेकिन यहाँ क्या बोला गया, लेकिन जो सबसे सस्ता तरीका है इन्हें मैन्युफैक्चर करने का, एनर्जी को, द चीपेस्ट वे टू मैन्युफैक्चर दिस इज टू रिलाई ऑन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब जीवाश्म। अब कौन कौन सा, सच एज का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या है, कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एंड दिस प्रोड्यूसेस कार्बन इमिशंस। कार्बन जानते ही हैं आप लोग, इमिशन का मतलब क्या होता है कि टू लेट गैस गो आउट, टू लेट गैस गो आउट, गैस वगैरह बाहर छोड़ना। तो कार्बन गैस का जो है इमिशंस होता है, मतलब कि इसको बाहर निकाला जाता है। तो वहाँ पे हाइड्रोजन की बात हुई, किससे, रिन्यूएबल एनर्जी से। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, लेकिन यार जो सबसे सस्ता तरीका है ये एनर्जी लेने का, वो होते हैं फॉसिल फ्यूल, जैसे कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया। लेकिन आगे बोल भी दिया कि इनका जो यूज़ करते हैं इससे प्रोड्यूस क्या होता है, कार्बन प्रोड्यूस होता है। यानी इतने से हमें एक बात तो समझ में आ गई, जो रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की बात जो हम कर रहे हैं, वो महंगा प्रोसेस है। सस्ता तरीका जो है ये फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ है। अब आगे दिया है कि द कंसर्न, कंसर्न्स का मतलब होता है, कंसर्न जनरली क्या होता है, टू गेट वरीड, चिंतित हो जाना, यानी चिंताएं, किसी के बारे में सोचना। यानी कि जो वरी हैं, जो चिंताएं हैं ओवर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के। अब देखिए एक बात समझिएगा,
ये ओवर एक प्रेपोजिशन है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या बन गया उसका ऑब्जेक्ट, चूंकि एंड से जुड़ा हुआ है तो द ग्रेजुअल एंड स्टडी एम्ब्रेस। हालांकि एम्ब्रेस का मतलब ये होता है किसी को टू हग किसे करते हैं, दुश्मन को करते हैं क्या, दूर भगाने के लिए तो करते नहीं है, पास बुलाने के लिए करते हैं, यानी आलिंगन करना यानी स्वागत करना। तो अब यहां क्या दिया गया कि जो चिंताएं हैं, जो कंसिडरेशंस हैं, जो गवर्नमेंट सोच रही है किस पे, ये ऑब्जेक्ट है, इसका कहीं ना ये सब्जेक्ट हो तो कहीं ना कहीं इसका वर्ब आएगा, तो ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद जो आएगा ऑब्जेक्ट होगा। तो इस ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के यहां तक जैसे फिर प्रेपोजिशन आ गया। इसके बाद अल्टरनेटिव फ्यूल्स, तो ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स ये ऑब्जेक्ट है ऑफ का, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है इस ओवर का, यानी यहां से लेकर के यहां तक सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट क्या बनेगा आपका कंसर्न्स, यानी कि जो चिंताएं हैं, किससे रिलेटेड चिंताएं, किससे रिलेटेड कंसिडरेशन, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उससे रिलेटेड। और ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, बट स्टडी एम्ब्रेस मतलब कि धीरे धीरे, स्टडी मतलब क्या हो गया लगातार जो कर रहे हैं आप, एम्ब्रेस मतलब स्वागत, किसी को गले लगाना, किसको, ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल्स। अब ये बोला गया कि हाइड्रोजन, यहां पे जो बात समझ में आएगी, जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसका प्रोडक्शन थोड़ा महंगा है, सस्ता है फॉसिल फ्यूल्स, लेकिन इससे कार्बन इमिशन होगा। यहां बोला गया कि लेकिन जो हर एक देश का या हमारे देश का या और भी जो देश हैं वो जो सोच रहे हैं कि यार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और दूसरी बात जो वो सोच रहे हैं कि धीरे धीरे लेकिन लगातार जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स यानी कि दूसरे ईंधन, मतलब कि जो कोल हैं और जो ये आप यूज़ कर नेचुरल गैस या पेट्रोलियम वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं, इसका एक अल्टरनेटिव मतलब इसको नहीं यूज़ करके कोई दूसरा विकल्प लाया जाए, ये सारी जो चीज़ें हैं हैव स्टोक्ड। स्टोक समझते हैं आप, स्टोक इज अ वर्ब, ये एक वर्ब है। स्टोक समबडीज फीलिंग का मतलब ये होता है कि उस पर्सन के उस पर्टिकुलर फीलिंग को, जिस फीलिंग को स्टोक कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देना। यानी कि ये जो चिंताएं हैं इसने कुछ फीलिंग्स को बढ़ा दी हैं, स्ट्रांग कर दी हैं। वर्ल्ड्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आ गया मतलब वर्ल्ड पूरे विश्व की जो रुचि है, ये जो चिंता है, कौन सी चिंता, ये वाली चिंता, ये सारे जो विचार आ रहे हैं मन में, भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अल्टरनेटिव ऑप्शन लाया जाए, इसने पूरे विश्व के इंटरेस्ट को और तगड़ा बना दिया है। किस चीज में, इंटरेस्ट इन होता है प्रेपोजिशन, इन प्रेपोजिशन है तो प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करने में, हाइड्रोजन, किस चीज से, फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब सूर्य से, और आपका विंड एनर्जी मतलब हवा से। ठीक है, क्लियर हो गया ये। दिस सब्जेक्ट है। फिर देखिए हाउ एवर आया। हाउ एवर का मतलब ही आपका होता है कॉन्ट्रास्ट। देखिए हाउ एवर को एडवर्ब के तरीके से आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि फुल स्टॉप के तुरंत बाद लगाएं, कॉमा लगाएं। दूसरा तरीका ये है कि फुल स्टॉप के साथ कोई सब्जेक्ट लगाएं, फिर कॉमा लगाएं, फिर हाउ एवर लगाएं, फिर कॉमा लगाएं। ये पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा, कंजंक्शन की तरफ यूज करते हैं इसे। हाउ एवर दिस, हाउ एवर इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव। रिलेटिवली आप समझते हैं, रिलेटिवली इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं। रिलेटिवली एंड कंपैरेटिवली, इन दोनों के साथ अगर आप कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं तो ये जो एडजेक्टिव है ये पॉजिटिव डिग्री में होनी चाहिए। यहां देखते हैं क्या ऐसा है, तो कहीं लिखा है ना रिलेटिवली एक्सपेंसिव। रिलेटिवली मतलब हो गया कंपैरिजन, खुद ही कर दिया गया। डिग्री पॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि वो तो खुद ही कंपैरिजन शो कर रहा है, तो फिर यहाँ पॉजिटिव ही लिखिए आप। तो ये जो कंपैरिजन यहाँ किया जा रहा है ना, दिस हाउ एवर इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव। रिलेटिवली एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, आपका किसी से रिलेट किया गया। यानी यहाँ जो बोला गया कि सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी का यूज करके जो हम ऑप्शन ढूंढ रहे हैं हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का, ये रिलेटिवली एक्सपेंसिव है। यानी कि जो कोल और नेचुरल गैस या पेट्रोलियम यूज करके जो एनर्जी हम बनाते थे अपने काम के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, चाहे किसी भी पर्पज के लिए, उसके तुलना में ये महंगा है। तो मैंने बताया था ना कि हाउ एवर जब हम यूज करते हैं तो कुछ कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए, यानी पहले जो लिखा गया है उसका उल्टा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये बोला गया कि हम सोलर एनर्जी से भरोसा तो कर रहे हैं लेकिन ये रिलेटिवली महंगा है, इसका खर्चा दिया है। क्या, इट सब्जेक्ट है, इट कॉस्ट्स, ठीक है ना, इट कॉस्ट, बिटवीन दिया है ना, बिटवीन $0.9 to 1.5 टू प्रोड्यूस अ किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कोल एंड सम एनीवेयर फ्रॉम 3.5 to 5.5 डॉलर पर केजी टू प्रोड्यूस इट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। देखिए इस सेंटेंस में एक एरर दिया हुआ है इस आर्टिकल में। बिटवीन के साथ हम किसका यूज करते हैं, एंड का। बिटवीन इज फॉलोड बाय एंड, नॉट बाय टू। फ्रॉम के साथ टू लगाइए, बिटवीन के साथ एंड, तो ये गलत था। तो इसका जो खर्चा है हाइड्रोजन प्रोडक्शन का वो 0.9
और $1.5 के बीच में होता है। कितना खर्चा आता है? टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम फ्रॉम कोल मतलब कि कोयले से अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं तो उसका खर्चा 0.9 और $1.5 के बीच में आता है। जबकि अगर हम वही हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यानी कि ये जो सोलर एनर्जी है या फिर विंड एनर्जी, इससे अगर हम उतना ही उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कितना? 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो उसका खर्चा इसके आसपास आता है फ्रॉम $3.5 टू $5.5 पर केजी प्रोड्यूस करने में खर्चा आता है। यानी कि यहाँ पे खर्चे के बारे में बता दिया गया कितना खर्चा है। तो बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो इन दोनों की तुलना में 9 4 हज़ार क्या हो जाएगा? 36। हाँ, देख लीजिए 4 गुना 5 गुना दाम हो जा रहा है उसका ये। तो ये अफोर्डेबल नहीं होगा। तो आगे देखिए क्या बोला गया, जस्ट एज का मतलब होता है इन द सेम वे एज और एट द सेम टाइम एज। टाइम के लिए भी और मैनर के लिए, दोनों के लिए हम जस्ट एज का यूज करते हैं कंजंक्शन का, कि जस्ट एज हमने अगर यूज किया तो बिल्कुल उसी तरीके से और बिल्कुल उसी समय, दोनों के सेंस में। जस्ट एज सोलर पावर टैरिफ्स इन इंडिया हैव नाउ डिप्ड। सोलर पावर टैरिफ का मतलब कुछ और नहीं, प्राइस मान लीजिए। ये इन इंडिया है ना, इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंडिया है, सब्जेक्ट क्या बनेगा? टैरिफ्स, जो कि प्लूरल है, इसकी वजह से यहाँ पे लगेगा हैव। यानी कि बिल्कुल वैसे ही जैसे, मतलब बिल्कुल जैसे ही यहाँ पे जो लिखा है एट द सेम टाइम, जैसे ही सोलर पावर टैरिफ्स इन इंडिया हैव नाउ डिप मतलब क्या होता है? टू गो डाउन, कम हो जाना। कि सोलर पावर टैरिफ जो है इंडिया में, उसके दाम में कमी आई है बिलो दैट ऑफ कोल पावर, मतलब कोल पावर दैट ऑफ टैरिफ। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? जस्ट एज सोलर पावर टैरिफ्स इन इंडिया डिप्ड डाउन बिलो दैट ऑफ कोल पावर। तो जो सोलर पावर टैरिफ है मतलब प्राइस, और जो कोल पावर टैरिफ है दैट ऑफ का मतलब टैरिफ की बात हो रही है यहाँ पे, जो कमी आई है यहाँ पर, जो कमी होने की वजह से हुआ क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो उम्मीद, ऐसा उम्मीद जता लिया है दैट की क्या, कि ये जो ग्रीन, एक मिनट, जो ग्रीन हाइड्रोजन या फिर दैट मतलब कि हर कोई भी वो चीज जो प्रोड्यूस की जाती है एंटायरली फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है। अब ये जो है ना प्रोड्यूस, ये पार्टिसिपल है, यहाँ मतलब समथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड, वो जो भी चीज है आपका, समथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड एंटायरली फ्रॉम ग्रीन पावर एनर्जी। अब उसका वर्ब आ गया यहाँ पे विल। अब वो भी क्या है? विल कॉस्ट लेस देन द करंट प्राइस टू मेक हाइड्रोजन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। यानी कि फॉसिल फ्यूल सोर्सेज मतलब वही जीवाश्म के जो सोर्स हैं, उससे जो हाइड्रोजन हम बनाते हैं, जो उसकी करंट प्राइस है लेस देन, उसकी तुलना में लेस देन कॉस्ट करेगी। यानी कि अब जो हाइड्रोजन की जो सोलर एनर्जी और जो कहते हैं सोलर सिस्टम के थ्रू या फिर विंड के थ्रू जो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, उसका जो कॉस्ट आएगा, जैसे जैसे यहाँ कमी आई है, यहाँ पे ना कुछ कमी की बात की गई है, यहाँ जरा देखिए तो हुआ है, जो टैरिफ में जो कमी आई है, तो अब इसका प्रोडक्शन भी जो है सस्ते में होने लगेगा। तो इसी चीज के बारे में यहाँ पर जो है बात की गई है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, द NGH मिशन। NGH मिशन का मतलब क्या होगा? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। सब्जेक्ट सिंगुलर है, एम्स, वर्ब सिंगुलर हो गया। तो जो मिशन है उसका जो उद्देश्य क्या? टू क्रिएट करना, उत्पन्न करना, एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट। इनेबल करना का मतलब क्या होता है? किसी चीज को योग्य बनाना, एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा पर्यावरण, एक ऐसी सिचुएशन बना देना फॉर द इंडियन इंडस्ट्री के लिए, ताकि वो खुद डिवेलप करे क्या? द इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब संरचना, मतलब इनके प्रोडक्शन का, टू प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन। मतलब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन, मैंने बताया था ना मिशन, जो प्रधानमंत्री साहब ने 2021 में इसको अनाउंस किया था, उसका एम ये है कि एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट, एक सक्षम एनवायरनमेंट उत्पन्न करे इंडियन इंडस्ट्री के लिए, ताकि इंडियन इंडस्ट्री ये डेवलप कर सके खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें वो ग्रीन हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करे और उससे प्रोड्यूस करे। अच्छा, कहां से? फ्रॉम सर्टेन नर्व सेंटर्स, प्रोड्यूस करे और ट्रांसपोर्ट करे टू प्रोडक्शन हब्स। अच्छा, इस जगह से इस जगह पर ट्रांसपोर्ट करे। अब इसका क्या मतलब है आपका? नर्व सेंटर्स क्या होते हैं? When we talk about nerve centers of different organizations, it means a particular place where the top officials meet and control the activity of different departments or different organizations. तो nerve centers वो हो गए जहां पे डिसीजन मेकिंग का काम होता है, जहां पे टॉप ऑफिशियल्स मिलते हैं।
तो हाइड्रोजन यहाँ मतलब प्रोड्यूस किया जाए और यहाँ ट्रांसपोर्ट करके वहाँ भेजा जाए, वेयर दे कैन बी यूज, प्रोडक्शन हब्स में अगर भेजते हैं आप इसे, जहाँ पर इनको यूज किया जा सके, कितने जगहों पे, इन वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए जहां पर उस एनर्जी को डिफरेंट एप्लीकेशंस में, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, एरोप्लेन वगैरह में यूज किया जाए, मतलब जहां पे भी जिसका यूज हो, एप्लीकेशन का मतलब यूज किया जाए। द NGH मिशन, सब्जेक्ट आ गया, मतलब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है ना, हैज कमिटेड, इसने कमिट किया है, इसने वादा किया हुआ है, क्या किया है कि टू फिनांस का मतलब क्या है कि पैसा खर्चा करेगी। कभी भी सेंटेंस में अगर बीच में कहीं ऐसे हाइफन दिख जाए, डैश, अब बाद में दिख जाए, तो इसका मतलब ये होता है ये सेंटेंस का मेन हिस्सा नहीं है। यहाँ पर जो बात लिखी जाती है वो इसी के बारे में, मतलब कि जिसने कमिटमेंट किया है कि वो फाइनेंस करेगी, तो ये इसी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। मतलब इस डैश के पहले जो सेंटेंस शुरू हुआ है उसी के बारे में जिक्र है। तो क्या हुआ है कि द नेशनल ग्रीन मिशन जो है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है, उसने क्या है, उस मिशन का जो वादा है वो ये है कि वो पैसा देगी, लेकिन द डिटेल्स आर नॉट येट अवेलेबल, लेकिन कितना पैसा देगी, किसको देगी, किस तरह के मैन्युफैक्चरिंग में देगी, किस तरह की सब्सिडी देगी, ये सारी चीज़ों का जो डिटेल है अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो किसको फिनांस करेगी, वो यहाँ आया, फिनांस करेगी किस चीज़ को, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर, मैन्युफैक्चरिंग मतलब इसको बनाने के लिए। इलेक्ट्रोलाइजर्स होते क्या हैं आपके, ये वो अपैरेटस होते हैं जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को को अलग किया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलग कर दिया जाता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो ये अपैरेटस तो बनवाना पड़ेगा। तो मिशन में ये कहा गया है कि खर्चा देगी, फाइनेंस करेगी, किस चीज़ के लिए, इसके लिए। अब ये क्या होता है इसके बारे में बताया गया, फिर से ये एडजेक्टिव है, विच यूज, प्लूरल है ना ये, इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन है तो एडजेक्टिव बनेगा, विच यूज इलेक्ट्रिसिटी टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी यही बोला गया कि जो इलेक्ट्रोलाइजर है ये क्या, क्यों यूज किया जाता है, इसलिए ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करे। क्यों यूज करे, ताकि स्प्लिट कर सके, किसको, वाटर को स्प्लिट कर सके, किस किस चीज में, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। भाई वाटर ऐसे ही लिखते हैं ना, तो इलेक्ट्रोलाइजर को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। ये जो H2 है और जो O2 है इसको अलग अलग कर लेते हैं स्प्लिट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अब इसको अगर मैन्युफैक्चर कराना है इसको, तो इसमें भी एक्सपेंसेस आएंगे। तो इसमें गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि ठीक है हम इसमें हेल्प करेंगे आपकी। आगे बाय 2030, अब ये दिया हुआ है बाय 2030। बाय जो होता है, बाय को समझ लें आप लोग, ये डूअर को भी बताता है पैसिव वॉइस में, बाय ट्रांसपोर्टेशन को भी बताता है, बाय टाइम के केस में डेडलाइन को बताता है। चूंकि यहाँ दिया गया है बाय 2030, तो बाय 2030 का मतलब क्या निकल गया, बाय 2030 का मतलब निकल गया आपका, ये टाइम के केस में है कि 2030 तक। आगे दिया है द गोल, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। क्या गोल है, टू हैव, कि हो जाए, हमारे पास हो जाए, क्या हो जाए, एट लीस्ट, कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। यानी कि टारगेट है सरकार का कि 2030 तक टारगेट गोल ये है कि हम कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन्स का एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करें। अगला क्या है, इलेक्ट्रोलाइजर जिसकी कैपेसिटी हो कम से कम 60 to 100 गीगावाट। और क्या है, क्या टारगेट है कि हमारे पास क्या क्या हो, इलेक्ट्रोलाइजर्स हो जिनकी कैपेसिटी 60 to 100 गीगावाट्स हो। अगला हमारे पास 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, मतलब हमारे पास इतनी कैपेसिटी का कुछ हो रिन्यूएबल एनर्जी का, किस पर्पज के लिए, फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स एसोसिएटेड ट्रांसमिशन नेटवर्क। और इसके एसोसिएटेड ट्रांसमिशन नेटवर्क का मतलब ये निकला कि जो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसमिट किया जा सके। यानी सरकार का गोल ये है, सरकार ने ये बोला है कि 2030 तक उसका गोल है कि वो कम से कम, मतलब जाहिर सी बात है कि अगर हमें ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है तो उसको करने के लिए और भी तो कुछ काम करने करेंगे, तो सबसे पहले तो हमको इलेक्ट्रोलाइजर ही चाहिए। तो कितनी क्या होना चाहिए उसी के बारे में बोला गया है कि हम कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करें। अच्छा, इतना तो हमारा टारगेट है कि इतना करना है। अब उसे करने के लिए और क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए जिसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 60 to 100 गीगावाट। अगला 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जा सके और इससे रिलेटेड जो ट्रांसमिशन है उसमें किया जा सके। ठीक है, ऐसा तो सरकार का गोल है। अब देखिए आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बोला गया ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, बिकॉज ऑफ द एंटेल्ड एक्सपेंसेस, ये यहां से इसके बारे में जिक्र किया गया। इस सब्जेक्ट का वर्ब दिया गया है अकाउंट फॉर, ठीक है ना, अकाउंट फॉर।
अब ये हो गया आपका कि बिकॉज ऑफ द एंटेल्ड एक्सपेंसेस। एंटेल्ड का मतलब होता है इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व, ये जो वर्ड्स याद कर लीजिएगा, अच्छे वर्ड्स हैं। जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसके एंटेल्ड एक्सपेंसेस की वजह से, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, इसके अंदर जो बहुत सारे खर्चे हैं उसकी वजह से करेंटली हाल ही में अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड इंडियाज एम टू बिकम अ ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब एंड एक्सपोर्टर ऑफ सच हाइड्रोजन। आइए देखते हैं। हाँ, इसमें यह बोला गया अकाउंट फॉर, पहले समझिए क्या होता है, समझिए। अब ये अकाउंट फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। अगर मैंने बोला इफ समथिंग, इफ उल्टा कर दिया क्या मैंने, इफ समथिंग अकाउंट्स फॉर समथिंग एल्स, मान लेते हैं इफ समथिंग अकाउंट्स फॉर समथिंग एल्स, इसका ये मतलब है कि ये उसका हिस्सा है। जैसे यहां बोला गया कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसके एक्सपेंसेस की वजह से, क्योंकि भाई महंगा है थोड़ा सा, अगर महंगा है तो जाहिर सी बात है कि आप उसको कम यूज करेंगे, अफोर्डेबल ही नहीं होगा। आज के टाइम में अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन, यानी ग्लोबली जो भी हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है उसका टोटल का, ये जो ग्रीन हाउस हाइड्रोजन है ना, अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% से भी कम उसका हिस्सा है वो। यानी कि जितना पूरा ग्लोबल हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है, अभी जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो सिर्फ उसका 1% है। आइए खर्चे की वजह से। और क्या लिखा है, द एंड इंडियाज एम टू बिकम अ ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब, और इंडिया का जो एम है कि वो बनेगा ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब, मतलब कि एक औद्योगिक केंद्र बनना चाहता है, वैश्विक औद्योगिक केंद्र इंडिया बनना चाहता है। एंड द एक्सपोर्टर, इंडिया का एम क्या है इसमें, कि कंडीशन तो वो है, लेकिन इंडिया का एम ये है कि वो एक्सपोर्टर बनना चाहता है ऑफ सच हाइड्रोजन। सच हाइड्रोजन का मतलब ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए है क्या इसका पूरे का मतलब। आज लगभग विश्व के कई देश ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन पर फोकस कर रहे हैं, तो इंडिया भी इस दौड़ में शामिल हुआ है। अब इंडिया ये चाहता है कि अब हम तकनीकी का जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी है, द बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द टाइम यूज करके हम एक ग्लोबल हब बने, एक इंडस्ट्रियल हब बन जाए। इंडस्ट्रियल हब का मतलब ये निकल गया आपका कि हम इतना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें कि हम खुद अपने देश से दूसरे देश को एक्सपोर्ट करें। अगर हम दूसरे देश में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो हमारे पास पैसा आएगा ना, हमारे पास जो है फॉरेन मनी आएगी, तो इससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगी। तो ये बोलना चाहा यहाँ पे कि अभी महंगा होने की वजह से ये जो ग्लोबल लेवल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका 1% से भी कम है। और इंडिया का गोल क्या है कि वो ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब बन जाए, मतलब कि एक वैश्विक और क्या बोलते हैं औद्योगिक केंद्र बन जाए और एक्सपोर्टर बन जाए ऐसे हाइड्रोजन का। अब आगे क्या कहा गया कि यद्यपि दिस इज अ वर्दी एम्बिशन, दिस इज अ वर्दी एम्बिशन का मतलब है कि महत्वाकांक्षा, एक अच्छी महत्वाकांक्षा है, एक पाने योग्य है, आपको सोचना चाहिए। एक महत्वाकांक्षा तो है ही, लेकिन वाइल का मतलब कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है यहाँ पे, तो महत्वाकांक्षा तो बहुत अच्छी लिए हो भाई, अच्छी बात है, लेकिन इंडियाज ट्रैक रिकॉर्ड, इंडिया का जो रिकॉर्ड अब तक का रहा है किसमें, इन बिकमिंग अ हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग हब, अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है किसमें रहा है कि वो बन जाए एक हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग हब, मतलब कि एक उच्च तकनीकी का, ये जो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या, बनाने बनाने से रिलेटेड हो गया, मैन्युफैक्चर का हब केंद्र बने। अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, रिकॉर्ड है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है तो बिकमिंग इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब ये उसका कॉम्प्लीमेंट बन गया, हब रेजेस, तो इस सब्जेक्ट का वर्ब क्या बनेगा ये। यानी कि इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड अब तक का रहा है टेक्नोलॉजी, ये हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का, वो क्वेश्चन मार्क उठा रहा है, मतलब डाउट बना दे रहा है किस पे, ऑन। देखिए प्रेपोजिशन के बाद कभी इफ नहीं लगाते, इफ और वेदर में से कोई एक चूज करना हो तो वेदर का ही चूज करते हैं। डाउट ये क्रिएट कर रहा है कि क्या दिस इज अचीवेबल, कि क्या ये अचीव हो पाएगा 2030 तक। यानी ऑथर ने जिस बात को लिखा है वो संदेह, एक शंका, एक डाउट रेज करने की कोशिश कर रहा है कि अब तक इंडिया ने भाई देखा सपना तो बढ़िया है कि बाय 2030 वी आर गोइंग टू बी अ ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब इन द सेक्टर ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन। बस पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कि इंडिया जो हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग हब बनना जो चाहती है, डाउट हो रहा है कि पता नहीं है पूरा हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। डिस्पाइट पॉलिसीज, डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, डिस्पाइट जो है आपके कॉन्ट्रास्ट को शो करता है। डिस्पाइट पॉलिसीज का मतलब यह निकल गया कि पॉलिसीज मतलब योजनाएं होने के बावजूद भी कुछ उल्टा होने वाला है आगे।
इंडिया हैज नॉट मैनेज्ड, इंडिया मैनेज नहीं कर पाई है टू बी अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ सोलर सेल्स, सेमीकंडक्टर और विंड पावर कंपोनेंट्स। यानी कि अभी तक इंडिया जो है मैनेज नहीं कर पाई है, मतलब कि अपनी छवि नहीं बना पाई है, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाई है, नेक्स्ट एक्सपोर्टर बन पाए किस चीज़ का, कि सोलर सेल्स का, सेमीकंडक्टर्स का, विंड पावर कंपोनेंट्स का। मतलब अभी इसमें भी पीछे है। नेट एक्सपोर्टर का मतलब ये निकला कि जो इन चीज़ों की जरूरत है अपने तो पूर्ति हो ही जाए, दूसरों को भी जो है थोड़ा दे सके आप। सो दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है? बिकॉज इंडियाज अंडरलाइंग मैन्युफैक्चरिंग बेस, इंडिया की जो अंडरलाइन का मतलब होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो लेकिन हिडन हो। इंडिया की जो हिडन मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो कंटिन्यूज, वो आगे बढ़ती ही जा रही है टू बी, मतलब कैसे कमजोरी होती जा रही है, एंड अनेबल टू एफिशिएंटली एब्जॉर्ब मतलब जो सोख सके, मतलब अपने अंदर लेके आ सके। यूटिलाइज करने का मतलब होता है टू मेक फुल यूज ऑफ समथिंग, पूरी तरीके से यूज कर सके किसका? ग्लोबल कैपिटल का। यह ऐसा इसलिए हो रहा है कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है, जो इसके मैन्युफैक्चरिंग आधार है, जो ढांचा है, वो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन डे बाय डे वो कमजोर होते जा रही है और वो असक्षम है कि वो ग्लोबल कैपिटल को पूरी तरीके से यूज कर सके और उसको अपने अंदर निहित कर सके। फॉर इंडिया के लिए टू रियलाइज एम्बिशंस, टू रियलाइज समथिंग का मतलब ये होता है किसी चीज को प्रैक्टिस में लेकर के आना, कि इंडिया के लिए अगर इंडिया चाहती है कि अपने एम्बिशंस को रियलाइज करे, यानी उसको इंप्लीमेंट कर पाए, उसको प्रैक्टिकली सामने लेकर के आ पाए, तो इट मस्ट बी स्ट्रेंथन। तो इससे ताकतवर बनाना पड़ेगा। स्ट्रेंथ से बना है, देखिए जैसे स्ट्रेंथ होता है ना, नाउन है, नाउन में हमने ई एन लगा दिया तो स्ट्रेंथन बन जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, एक वर्ड होता है स्ट्रेट, आप लोग सुने होंगे, ये एक एडजेक्टिव है, समझिएगा जरा। मैंने बोला स्ट्रेट, जैसे मेरे हेयर क्या है? स्ट्रेट है, करली तो है नहीं, वेवी भी नहीं है, तो मेरे जो हेयर है ये स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट अगर मैंने बोला कि स्ट्रेट हेयर, ऐसे स्ट्रेट हेयर, तो स्ट्रेट हेयर का मतलब है कि वो नेचुरली वैसा है, लेकिन मैंने इस एडजेक्टिव में ई एन लगा दिया। ऐसे भी वर्ब्स होते हैं, स्ट्रेंथेन हेयर, स्ट्रेटन हेयर, स्ट्रेटन हो गया, ईडी लगा दिया, स्ट्रेटेंड हेयर। तो इसका यह मतलब है आपका कि ऐसा हेयर जिसको स्ट्रेट किया गया है एक्शन करके। तो स्ट्रेंथन जो वर्ड यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब यह कि ताकतवर बनाया गया है, ये वर्ब है, इस नाउन में एन लगा के बनाया गया है। तो इट मस्ट स्ट्रेंथन मतलब इसको ताकतवर बनाना पड़ेगा। इट्स स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड एंटरप्राइजेज इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब किसको बनाना पड़ेगा? जो इसके स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या उससे जो जुड़े हुए, अलाइड मतलब होता है रिलेटेड टू, संबंधित, जो किसी से रिलेट रखता हो, रिलेशन रखता हो। एंटरप्राइजेज मतलब बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को, विच, इसके बारे में बात हो रही है। विच रैदर लार्ज इंडस्ट्रीज, मतलब रैदर देन लार्ज इंडस्ट्रीज, मतलब बड़े इंडस्ट्रीज की तुलना में, विच मतलब ये उसके लिए आया तो सिंगुलर है, यहाँ पे चलिए वर्ब तो विल लग गया। तो विच विल बी द मेन स्टे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा ऑफ एनी ग्रीन इकोनॉमी। एनी ग्रीन इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो आगे तो बढ़े, जो मजबूत हो, स्ट्रांग हो, लेकिन एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। ओके फ्रेंड्स, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने यहाँ से लिखे थे, इसका टाइम नहीं मिला बनाने का मीनिंग की, ताकि लिख के दे सकूँ आपको। तो माय डियर फ्रेंड्स, I hope all of you have enjoyed the session. I want all of you to make your comments in the comment box below so that I can understand what I'm teaching, whether you like it or not, and what kind of improvement you want me to make over here, ताकि video lessons और effective हो सके। So I'll be back soon with a new lesson, and till then, take care. Bye bye.